आप अलग से शाम के समय आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी। हाँ मैम, इसलिए नहीं करते, आप बिजी होंगे तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। शाम के समय फ्री कर सकते हैं, आप फ्री रहती हूँ, कॉल कर सकते हैं। और कभी इनकेस कॉल मेरा नहीं उठता है, क्योंकि कई बार मेडिटेशन से रिलेटेड क्लासेस में लेती रहती हूँ, तो साइलेंट पे मोबाइल होने के कारण नहीं उठता है, तो आप व्हाट्सएप पे, चूंकि आप लोग के अभी नंबर मेरे पास सेव नहीं है ना, तो मुझे भी नहीं मालूम होता, तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दें तो मैं कॉल बैक कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू। नंबर सेव होता तब तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन अभी आप लोग के सबके नंबर मेरे पास चूंकि सेव नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है अननोन, पता नहीं किसका है ना, तो आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज मुझे छोड़ दें तो मैं कॉल बैक कर लूंगी। ठीक है जी मैम। चलिए हम आज का शुरू करते हैं। तो हमने जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर थे वो आप लोग मेरे ख्याल से सभी थे ना, आप लोग, सुप्रिया जी भी थी, विधि भी थी, अनुश्री जी भी थी, अनामिका जी थी, ये लोग तो सारे लोग थे ना। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को तो समझ लिया था, ठीक है, लेकिन उस दिन हमने जो टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है उसको स्किप कर दिया था। आप लोग को भी शायद ध्यान होगा लास्ट क्लास में, लेकिन उनको हम थोड़ा शॉर्टली लेते हैं, जिससे एटलीस्ट आपको ये पता चले कि आखिर वो कौन सी बीमारियां हैं जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत आती है ना। अनुश्री जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, वीडियो ऑन कर लें जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते इट्स ओके, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या है, सलोनी जी आप बताएंगे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैम मैं उस क्लास में शायद नहीं थी। ओके चलिए, विधि जी आप बताएंगे, इन शॉर्ट ही बताना है। मैम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे सोचने से होते हैं, या उन्हें मनोदैहिक बीमारियां भी कहा जाता है। यस वेरी गुड निधि जी। तो साइकोसोमेटिक को एक बार मैं फिर से क्लियर करती हूँ कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, वो बीमारियां जिनका रूट कॉज, जिनका बीज क्या होता है, हमारे मन में कहीं होता है, हमारे सोचने की प्रक्रिया में होता है, कोई हमारी गलत सोच होती है, या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो नेगेटिव होती है और जो बीज के रूप में मन में पड़ी रहती है, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और उसके सिम्टम्स बॉडी पर आते हैं, तो वो एक डिजीज के रूप में डायग्नोसिस होती है और उसको हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब जब हम वो उसके सिम्टम्स आए बॉडी पर, कोई भी बीमारी के, किसी की भी बॉडी पे, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, यस है ना। अब डॉक्टर क्या करेगा, उसके कुछ टेस्ट कराएगा, है ना, वो ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, यूरिन टेस्ट, डिपेंड करता है कि उसको किस चीज की जरूरत लग रही। वो टेस्ट के जो रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो डिक्लेयर करेगा कि आपको, डायग्नोसिस करेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है, राइट, ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गए कि बहुत दुबले पतले होते जा रहे हैं, हमको भूख बहुत लग रही है, उसने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें मान लीजिए शुगर लेवल अप आया, तो उसने डायग्नोसिस किया और बोला भाई आप शुगर के पेशेंट हो गए हैं, आपको ये मेडिसिन कंपलसरी लेना चाहिए, हर बार खाना खाने के पहले आपको ये मेडिसिन लेना ही चाहिए, और यदि आप नहीं लेते हैं तो ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में नहीं होगी। इट मीन्स आपने उसको, उसने क्या किया, डॉक्टर ने आपको सरवाइव करना सिखाया, आपने वो मेडिसिन ली, वो जो सिम्टम्स आपके अपीयर हो रहे थे आपके फिजिकल बॉडी पर, वो अपीयर होने बंद हो गए, तो आपने क्या सोच लिया कि अब मैं ठीक हूं। ठीक है, अब एक तो आप चूंकि मेडिसिन ले रहे हो तो आप उस प्रॉब्लम के साथ, उस डिजीज के साथ सरवाइव कर रहे हो, उसके साथ जीना सीख रहे हो, स्वास्थ्य की कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। सेकंड क्या होता है कि मान लो बहुत बाउंड्री पे थी, तो कुछ समय बाद वो टैबलेट बंद भी कर दी कि अभी आपकी ठीक है, कंट्रोल है, तब भी क्या दिक्कत हुई कि वो जो बीज है उसका, वो तो वहीं रहा, तो क्या होगा कि कुछ समय बाद फिर उसको कोई फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो फिर से अपने आप, फिर से वो फलेगी फूलेगी और फिर से उसके सिम्टम्स किसमें आ जाएंगे, फिजिकल बॉडी में। ठीक है, तो ये ऐसा एक साइकिल जो है चलता जाएगा। तो अब मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको फोकस्ड होके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको शायद थोड़ी सी नई लग सकती है, राइट। तो थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अब ये जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये मोस्टली 10 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइको फिजियोलॉजिकल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल स्किन डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल एंडोक्राइन डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेल्स, और फिर साइकोफिजियोलॉजिकल हेमेटिक एंड लिम्फेटिक डिसऑर्डर, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ अदर टाइप्स। तो ये 10 टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्डियोवास्कुलर। कार्डियो शब्द जहां भी आएगा तो उससे क्या अंडरस्टैंडिंग है कि वो किस ऑर्गन की वहां पर बात हो रही है? हार्ट की, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखें। तो इसमें जो साइकोफिजियोलॉजिकल कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर आएगा उसमें किस चीज से रिलेटेड हम बात करेंगे? हार्ट या ब्लड, मतलब कार्डिक सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और ये इसमें जो बीमारियां होती हैं मेन, वो किससे रिलेटेड होती है? हार्ट, जैसे कार्डिक अरेस्ट होना, ठीक है, कार्डिक हार्ट फेल होना या किसी तरह के ब्लॉकेज आ जाना, ये सब आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। चेस्ट पेन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हार्ट बीट रुक जाना, ये सब सुना होगा आप लोग ने कहीं ना कहीं नाम। तो ये सारी बीमारियां इसमें होती हैं। अब इसमें जो फैक्ट होते हैं आपके, थॉट फैक्ट होते हैं जो, ठीक है, ये कैसे इफेक्टेड करते हैं इसको? या तो बहुत स्ट्रेस में है, या फिर कुछ पर्सनल ऐसे कोई ट्रामाज हैं, या कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कि आपको ट्रामा दे रहे हैं। ओवरऑल इन शॉर्ट हम अगर बहुत शॉर्ट में और साधारण भाषा में कहें तो जो भी नेगेटिव थॉट होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए एक आजकल गर्भ संस्कार बहुत चला है ना। तो गर्भ संस्कार जब डीपली होता है तो आपको मालूम है गर्भ संस्कार मतलब गर्भ में बेबी के लगातार सेल बनते रहते हैं जिनसे उसके ऑर्गन बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, कंप्लीट बॉडी बनती है, ठीक है। तो जो ब्रेन सेल्स बनते हैं उनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो अगर मान लीजिए मदर लगभग सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बनना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि अगर मान लीजिए मदर कुछ समय के लिए नेगेटिव फीलिंग के साथ है, मतलब वो डरी हुई है या बहुत गुस्से में है या ईर्ष्या में है या द्वेष है या जलन है, इस तरह की कोई भी नेगेटिव थॉट्स में यदि है, या मान लीजिए वो रो रही है, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो जितनी देर तक, मान लीजिए वो आधे घंटे तक इस नेगेटिव इमोशंस के साथ है, तो आधे घंटे तक उस बेबी में न्यूरॉन्स का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, न्यूरॉन सेल्स बनना बंद हो जाएंगे। तो ये जो थॉट वाली जो इफेक्ट है ये कब से शुरू हो जाता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, मतलब जायगोट लेवल से शुरू हो जाता है। जायगोट लेवल क्या होता है कि जैसे ही ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्स्ट सेल डिवाइड हुआ, वो जायगोट हो जाता है। तो वहां से आपके थॉट्स का जो इफेक्ट है वो बॉडी पे आना शुरू हो जाता है, और वो लगातार जीवन भर आता है। अब इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है? हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई बीपी भी बोलते हैं, और जितनी भी कोरोनरी हार्ट डिजीज होती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण जैसे कार्डिक अरेस्ट या हार्ट फेल्यूर का रिस्क बढ़ जाता है, और
इसी के साथ जो ब्लॉकेज है उसमें भी बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये हमारे नेगेटिव थॉट्स। और इसके बाद एक और जो कार्डियोमायोपैथी होती है, तो इसमें कुछ मसल्स जो हैं वो टूट जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिनको मायोकार्डियम कहते हैं, और उनके टूटने से हार्ट का धड़कना जो है वो बंद हो जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, कोरोनरी सिंड्रोम्स या ब्लॉकेज या हाई बीपी, ये सब बीमारियां कौन सी हैं? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इनको हम थोड़ा शॉर्ट में ले रहे हैं अभी। अब इसके बाद में जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स अधिक रहते हैं वैसे वैसे हार्ट रिस्क बढ़ता जाता है। जितने अधिक नेगेटिव थॉट होंगे उतना अधिक हाई बीपी का रिस्क फैक्टर बढ़ेगा, उतना अधिक हार्ट का भी जो है वो रिस्क बढ़ जाएगा। वेगस नर्व, एक अभी कोई ऐसा है जिसने वेगस नर्व का नाम नहीं सुना है? वो थम्स अप करे। जिसने नाम नहीं सुना हो, सभी ने सुना आई थिंक, है ना। तो वेगस नर्व एक ऐसी नर्व होती है जो बॉडी के सबसे बड़े हिस्से में फैली हुई रहती है। सबसे बड़ी नर्व कौन सी होती है बॉडी की? साइटिका, जो पैर में पाई जाती है, वो सबसे मोटी और सबसे लंबी होती है। लेकिन सबसे बड़े रीजन को कवर कौन सी नर्व करती है? वेगस नर्व। इसकी ब्रांचेस ब्रेन से लेके स्टमक रीजन तक पूरी फैली होती हैं। और ये वेगस नर्व भी रिस्पॉन्सिबल होती है जितनी ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होते हैं, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल यही नर्व होती है। यही नर्व होती है जो आपको बताती है कि कब आपका पेट भर गया है, कब आपको भूख लगी है। ठीक है, तो ये जो आपने ये शब्द भी शायद बहुत सुने होंगे, अवेकनिंग वेगस नर्व या वेगस नर्व का जागरण, है ना, जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं एक साधारण शब्दों में। एक्चुअली वो भी वेगस नर्व का इंट्यूशंस है। और ये जो वेगस नर्व है ये क्या करती है, चूंकि पूरे मैसेज ब्रेन को पहुंचाती है, तो जब व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स के साथ रहता है बहुत लंबे समय तक, तो वो जो एक मैसेज होते हैं पेट के, स्टमक से रिलेटेड जो भी मैसेज होते हैं कि मान लीजिए आपने 2 रोटी खाई, आपका पेट भर गया, तो ये मैसेज ब्रेन तक कौन पहुंचाएगा? नर्व। तो ये सब मैसेज जब प्रॉपर पहुंचने बंद हो जाते हैं तो क्या होता है कि मालूम पड़ता आपने ओवर डाइट कर ली या कम डाइट खाई, या फिर ये मैसेज वहां से, मान लीजिए डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट होता है स्टमक में, तो वो कब होता है? जब उसके पास मैसेज पहुंचता है। तो ब्रेन से मैसेज ही नहीं पहुंचा कि खाना स्टमक में आ गया, अब डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करें, तो इनडाइजेशन हो गया। कई बार इंटेस्टाइन में प्रॉपर जो उसका एक पेरिस्टेटिक एक सीक्वेंस शुरू होता है जिसके कारण स्टूल बाहर की तरफ थ्रो होता है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में वही नहीं शुरू हो रहा है। तो ये सारे मैसेज ब्रेन से नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पैप्टिक अल्सर, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये सारी डिजीज जो है ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। मतलब कुल मिला के कि जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है ना। और जब भी ये होता है तो इसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? इमोशनल इफेक्ट में क्या क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक तनाव में है, चिंता में है, डिप्रेशन में है, यदि वो बहुत नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ है, तो ये सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। फिर जो फिजिकल सिम्टम है वो क्या होगा कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगा, फिशर, पिस्टुला, पाइल्स, इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि पेप्टिक अल्सर हुआ, लगातार एसिडिटी बनी रही, पेप्टिक अल्सर हुआ, तो खाना खाने के बाद पेट दर्द होने लगेगा। तो इस तरह के बहुत सारे ये IBS भी इसमें देखा जाता है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये डाइजेशन सिस्टम को इफेक्टेड करता है। और जो एक ब्रेन गट्स एक्सेस होता है, मतलब जिसकी हम वेगस नर्व की बात कर रहे थे, तो ये कॉन्स्टेंटली एक कम्युनिकेशन का जरिया है डाइजेशन सिस्टम और ब्रेन के बीच में। और ये जैसे ही डिस्टर्ब होता है, कि जैसे ही कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है या डिप्रेशन में होता है
या मान लीजिए वो बहुत नेगेटिव थॉट से जुड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि जो हाइपोपिट्यूटर एड्रिनल होती है, HPA सिस्टम होता है, वो इन दोनों के कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है, वेगस नर्व और ब्रेन के बीच में, और उसी के कारण बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं डाइजेशन से रिलेटेड। ये पेप्टिक अल्सर का फॉर्मेशन कैसा होता है कि पहले एसिडिटी शुरू हुई, फिर एसिड क्या करता है कि एसिड इंटरनल वॉल को गलाने लगता है, जरूरत से ज्यादा एसिड स्टमक में बन रहा है, तो धीरे धीरे एक तरह का अंदर की दीवार पर घाव हो जाता है, और खाना खाते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है उस समय। तो ये पेप्टिक अल्सर, ये सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हैं। पेप्टिक अल्सर का हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद में रेस्पिरेटरी, तो जितना भी ये है फीवर और ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो है ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। और जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स इफेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि लंग्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि पहले एक ट्यूब, फिर वो दो में डिवाइड हुई, दोनों के पास में लंग्स हैं, और फिर उनसे बहुत सारे ब्रांचेस निकले, तो जो इनमें स्वेलिंग आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो इन्फ्लेमेशन होने के कारण जो एयर का आना जाना है वो उसमें रुकावट आने लगती है, और बहुत सारी उससे बीमारी होती है। तो आप देखिए, इसको ऐसे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आप कभी बहुत डर जाते हैं तो आप देखिए आपको ऐसा लगता है कि सांस शायद आ ही जा नहीं रही है, रुक गई है। कई बार आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा बहुत डर जाता है तो आप घबरा जाती कि अरे ये तो सांस ही नहीं ले रहा है ना, आप उसको थपथपाते हो कि भाई सांस लो, नॉर्मल करो। या कभी आप बहुत क्रोध में आ जाते हैं तो देखिए आपकी ब्रीदिंग कितनी फास्ट हो जाती है। तो ये प्रूफ करता है कि आपके जो थॉट्स होते हैं वो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को इफेक्ट करते हैं। इवन ये जो खांसी होती है ना, ये भी कफ कोल्ड भी जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। फिर इतना डिटेल छोड़ दीजिए अब इसको। फिर स्किन डिजीज, तो जो स्किन डिजीज होती हैं वो भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, और अगर किसी चीज का विद्रोह आपके अंदर है और वो आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं तो वो अक्सर स्किन डिजीजेस के फॉर्म में दिखाई देता है। और बहुत सारी उसकी डिजीज होती है, जैसे सोराइसिस है, एक्ने है, एटोपिक डर्मेसिस, इस टाइप के एक्जिमा जिसको कहते हैं, तो ये सारी बीमारियां भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा एलोपेशिया, एलोपेशिया क्या होता है? एलोपेशिया में बॉडी के जितने भी बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, मतलब बाल वहां पर नए नहीं आते हैं, पुराने होते हैं वो झड़ जाते हैं। हार्पिस का नाम सुना ही होगा आपने। तो इस तरह से स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है ये सारी भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। इसके बाद हम आते हैं गैस्ट्रो यूरिनली। तो इसमें भी जो डिजीज हैं ये कौन कौन सी आती हैं? एक तो यूरिनरी सिस्टम, और दूसरी जो आती हैं वो जेनाइटल सिस्टम। तो जो जेनाइटल और यूरिनरी, इसमें भी बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर, मतलब बार बार यूरिन के लिए जाना, कि कई बार ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं है फिर भी आप जाते हैं। IEC, इंटरस्टिशियल सिस्टाइन ब्लैडर पेन सिंड्रोम, मतलब ये इनमें ब्लैडर में बुरी तरह से दर्द होता है और ऐसा लगता है कि बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो ये इस तरह की जो जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी होती है उसका कारण भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंटिन्यूशन में अबॉर्ट होता है बेबी, वो भी कोई ना कोई उसके मेंटल स्टेटस का कारण होता है कई बार। फिर उसके बाद में यूरिनरी रिटेंशन, मतलब ब्लैडर को पूरी तरह खाली करने में अपन असमर्थ रहना, कि आपको पता ही नहीं चलता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली हो गया है या नहीं हुआ है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसको UTI कहते हैं, ये तो बहुत ही फेमस है, कि मतलब बहुत कॉमन ये पाई जाती है। उसके बाद ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आपको हम बता चुके हैं, क्योंकि ये भी किडनी से रिलेटेड है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड से इसमें लिया गया है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये तो अक्सर देखा जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। फिर एंडोक्राइनल,
अब एंडोक्राइनल तो हमने जब साइकोसोमेटिक और मेंटल देखा था तब यही देखा था कि आपके थॉट से ही ग्रंथियों के सिक्रेशन मेंटेन होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स पे हमने प्रैक्टिकल भी किया था। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और लगभग 60% बीमारियों के लिए ये हार्मोनल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कम या ज्यादा होते हैं तो व्यक्ति को डिजीज हो जाती है। तो ये 60% बीमारियां हैं, ये हार्मोन से कंट्रोल होती हैं और हार्मोन्स किससे कंट्रोल होते हैं? विचार से। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। यदि विचार आपके गलत होंगे तो हार्मोन्स इफेक्टेड होंगे, हार्मोन्स इफेक्टेड होंगे तो विचार इफेक्टेड होंगे। तो ये दोनों चीजें ही एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। इसमें कुशिंग और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, ये सारी बीमारियां जो हैं ये एंडोक्राइन की बीमारियां हैं और ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत ही आती हैं। हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटीज, फिर एक कुशिंग रोग होता है, उसके अलावा डायबिटीज देख लिया, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी आजकल बहुत ही कॉमन सा होता है। फिर इसका अंदर मस्कुलोस्केलेटन में हार्ट से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ही लिया है। इसके अलावा कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और टेस्टिकुलर कैंसर, मतलब जेनाइटल जो होता है। तो इस तरह से अगर देखें, जैसे कि बीमारियां हैं ये बहुत सारी हैं और ये छोड़ देते हैं। इस बोन की ये जो होती हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज पाई जाती है, ये भी इसका होने का कारण भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ही होता है। और उसमें क्या होता है कि जो बोन होती है ऑस्टियोपोरोसिस में, बोन बहुत पोरसी हो जाती हैं और वो वीक हो जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दोनों ही जो बीमारी हैं ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में ही आती हैं। अब सेंस ऑर्गन में देखें तो टच, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, साइन, ये पांचों सेंस ऑर्गन है। और इन सेंस ऑर्गन से रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे आंख से रिलेटेड मोतियाबिंद या पास या दूर का दृष्टि दोष होना, ये और गंध, एनोस्मिया, हाइपोस्मिया, एजेउसिन, हाउपोगेउसिन, ये सारी चीजें, जैसे हाथ पैर में झुनझुनी आना, नमनेस आना, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। तो अगर विजन डिसऑर्डर देखें तो वो कौन कौन से होते हैं? मायोपिया होता है, फिर उसके बाद में हाइपरोपिया होता है, फिर उसके बाद में ये बहुत सारे, जो ग्लूकोमा होता है, कैटरेक्ट होता है। तो ये जो कॉमन डिजीजेस हैं आंख की रिलेटेड, ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। कान से रिलेटेड क्या है? हेयरिंग लॉस होता है, टिनिंगटस होता है, ये दो कॉमन है। फिर उसके बाद जो स्मेल से है वो एनोस्मिया, हाइपोस्मिया, ये दो कॉमन है, इसमें स्मेल का सेंस खत्म हो जाता है। टच का यदि देखें तो नमनेस आना, टिंगलिंग होना या बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारी भी टच सेंस से रिलेटेड हैं। और लास्ट है 9 है, सॉरी, हेमिक और लिम्फेटिक। तो हेमिक में ब्लड से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे ब्लड कैंसर या आरबीसी, प्लेटलेट्स इनका कम होना, बड़ा ज्यादा होना। और जो लिम्फेटिक होती हैं उसमें लिम्फेटिक ग्लैंड्स अगर स्वेलिंग हो गई हैं, एनीमिया है, ल्यूकोमिया है और रक्त प्रोटीन विकार, ये सारी चीजें होती हैं। तो हेमिक जो डिजीज है वो क्या क्या होती हैं? एनीमिया, ल्यूकोमिया, मायोलोडिस प्लास्टिन सिंड्रोम, किसी तरह का ब्लड प्रोटीन डिसऑर्डर और हीमोलाइसिस। और उनका निदान कैसे है ये अब बहुत डिटेल है तो इसको छोड़ देते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ से रिलेटेड बीमारियां होती हैं और उसमें अक्सर कैंसर होता है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियां इसमें पाई जाती हैं। और लिम्फेडेमा, लिम्फोमा, तो ये सारी इसकी बीमारियां हैं।
तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो हमने लिया था पहला अंतराय जिसमें व्याधि था, दूसरा जिसमें मेंटल था, चेतना। अब तीसरा है संशय, ये तीसरा अंतराल है। तो संशय का मतलब क्या होता है कि संदेह, डाउट, किसी भी चीज को देखकर उसकी निश्चितता या अनिश्चितता के बारे में डाउट करना, वो है या नहीं है, वो डाउट करना। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति किसी एक चीज को लेके डाउट में रहता है कि वो है या नहीं है, या वो बार बार डावाडोल होता है कि उस वस्तु का अभाव है या उस वस्तु का प्रभाव है या क्या है। तो यहाँ पर उसमें ज्ञान का अभाव रहता है, और ज्ञान का अभाव उसके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करता है, और जिसके कारण वो शंका में रहता है, और इसको संदेह, शंका, शुभह, दुविधा, अनिश्चितता, ये सब इसी चीज के पर्यायवाची हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो अनिश्चितता का अभाव होता है कि कोई ठोस निर्णय वो नहीं ले पाता है। फिर एक उत्कंठा और जिज्ञासा होती है कि उस चीज, वो क्या है चीज, उसको समझने की, जानने की, उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है। फिर वो जो चीज है उसके बारे में दो विरोधी विचार उसके मन में चलते हैं कि जैसे ये चीज ऐसी है, ये ठीक है, या ये चीज ऐसी नहीं है, ये ठीक है। तो ये लगातार दो विरोधी जब भाव उत्पन्न होते हैं तो हमेशा संशय की उत्पत्ति होती है। और संशय भ्रम में जब बदलता है, मतलब उसके अंदर जो निश्चित ज्ञान है उसकी कमी रहती है, कि वो एक फिक्स नहीं कर पाता कि नहीं ये चीज यही है, और हमेशा डाउट में रहने के कारण उसके अंदर संशय और भ्रम की स्थिति आ जाती है। फिर इसके उदाहरण क्या है कि अंधेरे में खंबे को जैसे देखा तो वो तय नहीं कर पाना कि ये खंबा है। मान लीजिए कोई रस्सी पड़ी हुई है तो डाउटफुल रहना, वो रस्सी है या सांप है, क्या है। तो इन कोई भी जो पॉइंट है उसको लेके फिक्स ना कर पाना कि नहीं यही चीज है। और कभी कभी आत्म संदेह, मतलब सेल्फ डाउट भी इसी के अंतर्गत आ जाता है कि मैं ये हूं भी कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए करना पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें भी इसी संशय के अंतर्गत आती हैं। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बहुत लंबे समय तक रहती है, दुविधा की, तो ये भी एक नेगेटिव इमोशन है। और जब ये नेगेटिव इमोशन लंबे समय तक रहता है तो ये बॉडी में किसी न किसी तरह की बीमारी को जन्म देता है। फिर इसके बाद चौथा है प्रमाद। प्रमाद ये पतंजलि योग सूत्र का चौथा अंतराय है, प्रमाद। और ये प्रमाद का मतलब होता है किसी चीज में लापरवाही करना, ये किसी कार्य की उपेक्षा करना, या किसी कार्य के प्रति जागरूक ना रहना, उसको पूर्ण जागरूकता के साथ ना करना, सतर्कता पूर्वक ना करना, तभी ये प्रमाद की स्थिति होती है। और उसमें क्या होता है कि जो काम किए जाते हैं, कई बार तो हम जानते हैं कि वो हानिकारक है और फिर भी हम करते हैं और हानि उठाते हैं। कई बार हमको मालूम रहता है कि वो काम हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम प्रमादवश उसको में पूरी अपनी लक्ष्य के प्रति पूरा डिवोशन नहीं रखते हैं, और जिसके कारण उसमें हम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है कि यदि किसी लक्ष्य पर किसी व्यक्ति को पहुंचना हो तो इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि वो प्रमाद की उपेक्षा करे। और जब प्रमाद लंबे समय तक बना रहता है तो पेंडेंसी बढ़ती जाती है। पेंडेंसी बढ़ती है तो हमने जब मेंटल डिजीज थी तो उसमें देखा था कि ये पेंडेंसी भी एक स्ट्रेस का कारण बन जाती है, और स्ट्रेस शरीर को बीमार करता है। अब ये जो प्रमाद मन, उस मन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वो पूरी तरह से मौजूद नहीं होती है, और मतलब किसी चीज को उसको मालूम है कि ये करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका एग्जाम एक मंथ बाद है तो उसे मालूम है कि उसे पढ़ना चाहिए, लेकिन ना पढ़ना, और फिर बाद में कंप्लेन करना कि वो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या किसी दूसरे पे उसका वो गलती लाद देना। तो
तो यहाँ पर प्रमाद इसी को कहते हैं कि आपको जानकारी सही थी लेकिन आपका निर्णय जो था वो गलत था, और एक ये पूरी तरह से आपकी लापरवाही होती है, और ये जो लापरवाही होती है आपको विजय पाने में या आपको आपके लक्ष्य तक पहुंच पाने में आपको असफल बना देती है। फिर 5वां है आलस्य। तो आलस्य और अस्थिर मन, ये दोनों ही अंतराय हैं। तो आलस सुस्ती के रूप में भी जाना जाता है, इसको लेजीनेस, मतलब किसी काम को जब करना चाहिए उस समय नहीं करके उसको टाल देना, और हो सकता है कि बाद में जब हम करें तो उसके वो रिजल्ट ही ना मिले, क्योंकि किसी काम को करने का एक ही समय अच्छा होता है और उस समय पर वो नहीं करें तो उतने अच्छे रिजल्ट ना मिले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक योग अभ्यास का दिया है कि सुबह करना चाहिए, लेकिन हम आलसवश सुबह जल्दी ना उठें और उसे शाम को करें। ठीक है, जो जिनकी इमरजेंसी है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो बिना इमरजेंसी के कर रहे हैं और 100% की सुबह करने में जो बेनिफिट मिलेगा वो शाम को उतना तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये आलस्य एक अंतराय है। फिर है अविरति। अविरति जो अंतराय है, इसका अर्थ है कि जो इंद्रिय जनित सुख होते हैं, हमें मालूम है कि उससे हटना चाहिए, लेकिन उससे विमुख होने में या उससे हटने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो ये क्या होता है? अविरति मतलब लगातार इंद्रिय सुख में लिप्त रहना। ये भी एक शारीरिक या मानसिक बीमारी का कारण है, और ये भी एक अंतराय के अंतर्गत आता है कि लगातार इंद्रिय की तृप्ति के लिए ही काम करते रहना और उसी में जुटे रहना। तो जहां अविरति शब्द में अगर अ नहीं है तो इसका मतलब विरति यानी संयम। या तो अविरति होगा कि हम इंद्रिय सुख की तरफ भाग रहे हैं और उस पर अब हमारा नियंत्रण नहीं है, या फिर इंद्रियों पे नियंत्रण है और उसे हम संयम बोलेंगे। तो जो विरति है वो त्याग की भावना है और इंद्रिय सुख से विमुख होने की भावना है, और अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके संयम प्राप्त करना जो है वो विरति है, और उसका अभाव अविरति है। अविरति के लक्षण क्या होंगे कि बहुत कामुक, मतलब इंद्रिय सुखों के लिए निरंतर भागते रहना, और मन में जो इंद्रिय सुख के विचार है उनको दूर करने में असमर्थ रहना, उनमें संतुलन ना बना पाना, और एकाग्रता या आध्यात्मिक पद की प्रगति की ओर ना जाके बाह्य सुखों की ओर भागना। फिर 7वां है भ्रांति दर्शन। तो जो भ्रांति दर्शन है, इसका मतलब होता है कि गलत धारणा या गलत विचारों को लेकर चलना, और जिससे वो अपने लक्ष्य से भटककर गलत मार्ग में भटक जाते हैं, और जो मोक्ष मार्ग तक जाने का साधन है वो उसको खत्म कर देता है। तो मार्ग को गलत समझना मतलब, कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई व्यक्ति योग कर रहा है, तो योग में उसको अष्ट सिद्धियां मिल गई, तो उसने सोचा हाँ हाँ ये तो अष्ट सिद्धियां मिल गई, मेरा तो उद्देश्य यहीं तक था, खत्म। तो ये क्या है? भ्रांति है या गलत धारणा है। योग का असली उद्देश्य अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति नहीं है, असली उद्देश्य उसको मोक्ष की प्राप्ति। तो ये क्या हो गया? मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के राह में बाधक हो गए। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और 9 बाधाओं में ये जो बहुत सी व्याधि, संशय, ये सारी तो हम पढ़ चुके हैं, और ये भी देख लिया कि बाधा पर विजय पाना। 8वीं है आलम्बधा भूमिकत्व। तो ये जो आलम्बधा भूमिकत्व होता है, ये चेतना की उच्च अवस्था या यौगिक अवस्था को प्राप्त न कर पाना, ये कहलाता है आलम्बधा भूमिकत्व। और ये 8वें नंबर पे है, और इसमें बहुत सारी चीजें जैसे पूर्व जन्म के संस्कार, उनके आत्मसंदेह, प्रेरणा की कमी, बहुत सारी बाह्य जगत से डिटैच ना हो पाना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें अवरोध होती हैं।
यहाँ पर आलम्बदा मतलब प्राप्त ना होना, असफलता है, और भूमिका तो मतलब एक अवस्था, एक चरण या दृढ़ आधार। ये यहाँ इनके मीनिंग है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि दृढ़ आधार प्राप्त करने में विफलता। अब यहाँ दृढ़ आधार किसको कहा गया है? गहन ध्यान, दृढ़ आधार, ये मोक्ष को कहा गया है। तो मोक्ष प्राप्ति में विफलता। अब इसका कारण क्या होता है? कुछ इसके कर्मास होते हैं कि जो पिछले जन्म के संस्कार हैं वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कुछ आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट जैसी पोजीशन होती है। कुछ आपके प्रयासों में कमी होती है साधक के। और इन पर काबू कैसे कर सकते हैं? कि कोई एक अच्छे गुरु को, जैसे एक एग्जाम्पल लें, अकेले योग करना शुरू किया, 1 हफ्ते किया, 10 दिन किया, 1 महीने किया, फिर बोला अब कौन करे, वही वही करके बोर हो गए। तो यहाँ पर एक गुरु की मदद, इसीलिए योग के क्षेत्र में हमेशा कहा जाता है कि बिना गुरु के योग करना कभी भी सफल नहीं होता है। तो जो गुरु ही होता है जो आपकी कमजोरियां पहचान कर और उसे सही डायरेक्शन देता है। फिर सेल्फ डाउट के लिए अपनी आत्मा का निरीक्षण बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा जरूरी है कि हमेशा आप अपनी प्रैक्टिस को करेक्ट करते रहें, ठीक करते रहें, अपना फोकस बार बार अपने लक्ष्य पर डालते रहें। और 9वीं है अनावस्थित तत्व। तो जो अनावस्थित तत्व है ये प्रगति या स्थिरता बनाए रखने में असमर्थता को दर्शाता है। मतलब हमने योग करना शुरू किया, 2 महीने किया, फिर हम पीछे हट गए। ध्यान करना शुरू किया, 1 हफ्ते किया, फिर छोड़ दिया। तो ये जो प्रगति और स्थिरता का जो मार्ग है उस पर आपको बनाए नहीं रखता है और बार बार उसे अपनी जगह से आपको भटकाता रहता है। तो इस तरह से ये 9वीं बाधा है। और इसमें अस्थिरता और आपका अपने मार्ग से भटक जाने का डर, और ये जो अस्थिरता होती है ये कई बार बाह्य कारण होते हैं, कई बार आपके पूर्व संस्कार होते हैं, कई बार आपकी चेतना की में कमी का कारण होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे शारीरिक प्रलोभन हो सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर ये जो 9 अंतराय हैं वो यहाँ पर आज कंप्लीट होते हैं। इनको बहुत शॉर्ट में मैंने लेने की कोशिश की है। आप सिर्फ 9 अंतराय का नाम लिखेंगे, उनका अर्थ लिखेंगे, है ना, तो भी वो सफिशिएंट हो जाएगा। मैम आपकी पीडीएफ शेयर कर देंगे तो हम थोड़ा, मैं डिटेल में लिखना चाहूंगी थोड़ा। ये स्टडी रिकॉर्डिंग करके। है, उसको आपको जहां पॉज करना है आप पॉज कर लीजिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। सब शेयर होती है, आपको जिस जगह पे पॉज करना आपके हाथ में है, पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए, है ना, पिक ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा एफर्ट में 4 घंटे का एफर्ट करती हूँ, आप थोड़ा 1 घंटे का कीजिए, है ना। वो काफी दिन बाद मिलते हैं ना मैम, फिर वो एक तो वो इंटरेस्ट कंटिन्यूटी नहीं रहती और पिक ले वेट लिया करना करिए पड़ता ना, है। पिक ले लिया करिए, मोबाइल सबके हाथ में होता है, जी। तो आप स्लाइड का एक पिक ले सकते हैं, है ना। चलिए, और किसी के हैं क्या कोई क्वेश्चन?